नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे दोस्तों मेरे YouTube चैनल के अंदर। आज मैं आपको बताने वाला हूँ मेरे दोस्तों, नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। कार्ल मार्क्स नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं अपन, कार्ल मार्क्स। ठीक है मेरे दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर, इस क्लास के अंदर मैं कार्ल मार्क्स का आपको जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। कार्ल मार्क्स का बैकग्राउंड क्या था, कहाँ उनका जन्म हुआ था। ध्यान दो, कार्ल मार्क्स का जो समय है, जीवन का जो समय है मेरे दोस्तों, जीवन का समय है 1818 से लेकर 1883 का समय। 1818 से लेकर 1883 तक का समय कार्ल मार्क्स का समय है मेरे दोस्तों। बात करते हैं जन्म की, कि जन्म कब हुए, जन्मे कब, तो आप याद रखना 5 मई 1818 के दिन उनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था जन्म, स्थान कौन सा था वो, तो स्थान याद रखना जर्मनी में, जर्मनी के टिरविज शहर में, जर्मनी के टिरविज, याद रखना टिरविज, जर्मनी के टिरविज नगर में, टिरविज शहर में कार्ल मार्क्स का जन्म होता है। 5 मई 1818 के दिन जर्मनी के टिरविज शहर में जन्म होता है। अब मृत्यु के बारे में बात करें अपन, तो मृत्यु होती है 14 मार्च 1883 के दिन। कहाँ, लंदन में मृत्यु हो जाती है। कहाँ मृत्यु हो जाती है, लंदन में मृत्यु हो जाती है। दोस्तों बात करें कि कार्ल मार्क्स का पूरा नाम क्या है, कार्ल मार्क्स का पूरा नाम क्या है, तो पूरा नाम है इनका कार्ल हेनरिक मार्क्स। ठीक है मेरे दोस्त, कार्ल मार्क्स तो सबको याद रह जाता है, मार्क्स कार्ल भी याद रहता है मेरे साथी लोगों के, लेकिन आप हेनरिक और बीच में लगा लेना। तो इसका पूरा नाम क्या है, कार्ल हेनरिक मार्क्स। कभी आपके सामने आए कि वैज्ञानिक समाजवाद किसने दिया, वैज्ञानिक समाजवाद किसने दिया, ऑप्शन में कार्ल मार्क्स भी ऑप्शन में है मान लीजिए, और इसका एक पूरा नाम देखकर भी पूछ ले आपसे, तो वो जानना चाहेगा एग्जामिनर कि आपको उसका पूरा नाम पता है या नहीं। तो कार्ल हेनरिक मार्क्स, इसका पूरा नाम याद रखना मेरे दोस्तों। आगे बात करते हैं कि इनका जो जन्म हुआ है वो कौन से वंश में होता है, कौन से धर्म में होता है, तो हमें वो थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। उनका धर्म था यहूदी। कौन सा धर्म था मेरे दोस्तों, यहूदी धर्म था। यहूदी धर्म में इनका जन्म होता है, यहूदी धर्म में इनका जन्म होता है। बात करते हैं थोड़ी सी इनके माता पिता की, तो इनका पिताजी का नाम देखा जाए तो पिताजी का नाम था हर्सेल। पिता का नाम क्या था, हर्सेल मार्क्स तो लगेगा ही, उनका गोत्र था मार्क्स, तो हर्सेल मार्क्स। माताजी का नाम क्या था, माताजी का नाम था हेनरीटा प्रेसबर्ग। पिताजी का नाम क्या था, हर्सेल मार्क्स। माता का नाम था हेनरीज प्रेसबर्ग मार्क्स। ठीक है मेरे दोस्तों, तो हेनरीटा प्रेसबर्ग याद रखना। उनका जन्म कौन से धर्म में होता है, यहूदी धर्म में होता है। कौन से धर्म में होता है, यहूदी धर्म में होता है। कहते हैं, इतिहास कहता है कि उनका 1818 के अंदर जब जन्म होता है, तो उससे 6 वर्ष बाद यानी कि 1824 के अंदर मार्क्स के परिवार वालों ने, मार्क्स के माता पिताओं ने अपने यहूदी धर्म को बदल दिया, परिवर्तन कर दिया, धर्म परिवर्तन कर दिया, अपना धर्म परिवर्तन कर दिया।
तो धर्म परिवर्तन कर दिया। तो क्वेश्चन ये है कि उन्होंने कौन सा धर्म अपनाया मेरे दोस्तों, उन्होंने कौन सा धर्म अपनाया, बात ये है। तो आपका आंसर होना चाहिए ईसाई धर्म। कौन सा धर्म होना चाहिए मेरे दोस्तों, ईसाई धर्म उन्होंने अपनाया, ईसाई धर्म को अपना लिया। कौन से धर्म के स्थान पर, यहूदी धर्म के स्थान पर ईसाई धर्म अपना लिया। कारण क्या था, कारण आपसे पूछा जाए मेरे दोस्तों तो कारण आपको देना है। दोस्तों कार्ल मार्क्स के परिवार ने यहूदी धर्म से कौन सा धर्म अपना लिया, ईसाई धर्म अपना लिया। कारण क्या था कि फ्रांसीसी दार्शनिकों से यहूदी धर्म के लोग बड़े परेशान थे, ठीक है, जर्मनी की असहिष्णुता से भी परेशान थे, तो उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया, ठीक है। और जब कार्ल मार्क्स बड़ा होता है मेरे दोस्तों, कार्ल मार्क्स जब बड़ा हो जाता है तो वो हमेशा कौन से धर्म की आलोचना करता है, यहूदी धर्म की आलोचना करता है, ठीक है मेरे दोस्तों। और आलोचना करता है और ये कहता है कि धर्म अफीम है। धर्म को क्या नाम दिया उसने, धर्म को अफीम की संज्ञा दी कि धर्म को अफीम कहा, धर्म अफीम है। तो याद रखना धर्म अफीम है। किस विद्वान ने धर्म को अफीम की संज्ञा दी, सोचिए कौन है वो, कार्ल मार्क्स है, जिसका पूरा नाम क्या है, कार्ल हेनरिक मार्क्स। तो धर्म को अफीम की संज्ञा दी, क्योंकि अफीम से, जैसे अफीम से नशा होता है मेरे दोस्तों, तो कुछ ये दार्शनिक लोग थे, फ्रांसीसी दार्शनिक है, और इस तरह के लोग क्या है कि धर्म को गलत चीज़ों से जोड़ दिया था, ठीक है, जिससे लोगों का भला नहीं हो रहा था। आप ये देखो आप, ठीक है, तो इसलिए उसने क्या कहा, धर्म को अफीम कहा, कि जिस प्रकार से अफीम से लोगों को नशा होता है, उनको शुद्धि बुद्धि का ज्ञान नहीं होता है, तो ठीक उसी तरह से ये जो धर्म है ये बहुत गलत है मेरे दोस्तों। इसलिए उसने धर्म को अफीम की संज्ञा वह देता है। तो अब आपके सामने ये तो सभी को याद है मेरे दोस्तों, हम सभी मेरे भाई बहनों को याद है कि मार्क्स ने धर्म को अफीम की संज्ञा दी। लेकिन क्वेश्चन ये है मेरे दोस्तों कि मार्क्स ने धर्म को अफीम की संज्ञा दी, लेकिन कौन से धर्म को, क्वेश्चन आ सकता है आपके सामने मेरे दोस्तों कि मार्क्स ने धर्म को अफीम की संज्ञा दी, तो उसका टारगेट कौन से धर्म की ओर है। 4 ऑप्शन के आपके सामने आ सकते हैं। पहला है ईसाई, दूसरा है यहूदी, चौथा हो सकता है हिंदू धर्म और जैन धर्म, कुछ भी हो सकता है। तो सही आंसर, उसका टारगेट कौन सा है, उनके परिवार वालों ने कौन सा धर्म अपना लिया था, ईसाई धर्म अपना लिया था, और कौन से धर्म की उन्होंने आलोचना की, यहूदी। तो उसका टारगेट कौन सा धर्म था, कौन से धर्म को वो अफीम की संज्ञा देना चाह रहा है मेरे दोस्तों, यहूदी धर्म को। ये अभी आप याद रखना मेरे दोस्तों। आगे बात करते हैं उनकी प्रारंभिक शिक्षा। कार्ल मार्क्स की प्रारंभिक शिक्षा जो हुई थी, तो उनके एक गुरुजी के नाम, उनका गुरुजी का नाम था, और उनका नाम था वेस्टफेलन। जर्मनी में उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी वेस्टफेलन। ये इनके कार्ल मार्क्स के बचपन के गुरुजी थे, जहां उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा ली थी, ठीक है मेरे दोस्तों, जिसको आज अपन कह सकते हैं कि 8वीं तक की जो शिक्षा है, अनिवार्य शिक्षा है, वो जर्मनी के अंदर एक गुरुजी थे, सर थे वेस्टफेलन से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी, प्रारंभिक शिक्षा। अब प्रारंभिक शिक्षा होने के बाद में जब कहाँ जाते हैं, कॉलेज में जाएंगे बड़ी उच्च शिक्षा अध्ययन के लिए, तो मेरे दोस्तों उसके माता पिता उसे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक विश्वविद्यालय में भेजते हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। तो उस विश्वविद्यालय का क्या नाम था, 1835 के अंदर वे कार्ल मार्क्स जाते हैं बॉन
विश्वविद्यालय, बॉन विश्वविद्यालय। क्यों जाते हैं भाई? इनके माता पिता क्या चाहते थे कि बॉन विश्वविद्यालय में जाए? तो वो चाहते थे कि ये न्याय की शिक्षा अर्थात कानून जिसको कहते हैं अपन, कानून या न्याय की शिक्षा प्राप्त करें मेरे दोस्तों। ठीक है, अब उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बॉन विश्वविद्यालय में जाते हैं। बॉन विश्वविद्यालय जर्मनी में ही था। वो कानून की शिक्षा के लिए, न्याय की शिक्षा के लिए, अर्थात जिसको अपन बैरिस्ट्री कह सकते हैं, बैरिस्ट्री, जैसे हमारे महात्मा गांधी जी ने बैरिस्ट्री पास की थी, उसी प्रकार से कानून की शिक्षा लेने के लिए कहाँ जाते हैं? बॉन विश्वविद्यालय। वो जर्मनी में ही है, 1835 में जाते हैं। लेकिन उन्होंने कानून की शिक्षा में, बैरिस्ट्री की शिक्षा में, न्याय की शिक्षा में उन्हें कोई रुचि नहीं थी। रुचि किस में थी? रुचि थी इनकी अर्थशास्त्र सब्जेक्ट हुआ, आपके दर्शन शास्त्र सब्जेक्ट हुआ, ठीक है, जो कला विज्ञान से है, कला संकाय से है। तो अर्थशास्त्र हुआ, दर्शन शास्त्र हुआ और इतिहास हुआ, ठीक है। तो इतिहास, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, ऐसे विषयों में उनकी रुचि थी मेरे दोस्तों। तो इनका दिमाग, तो कानून की पढ़ाई में इनका दिमाग नहीं चला, ऐसे विषयों में उनकी रुचि होगी। तो रुचि होने के बाद में, ये तो कानून वाला विश्वविद्यालय था, यहाँ कानून की शिक्षा दी जा रही थी, तो उन्होंने क्या चेंज कर दिया? विश्वविद्यालय चेंज कर दिया। तो 1835 में, एक साल बाद 1836 के अंदर कार्ल मार्क्स ने क्या कर दिया मेरे दोस्तों? विश्वविद्यालय चेंज कर दिया। और जो चेंज विश्वविद्यालय है उसका नाम था बर्लिन विश्वविद्यालय। क्या नाम था? बर्लिन विश्वविद्यालय था। उन्होंने यहाँ पर कला संकाय में एडमिशन ले लिया, कला संकाय में प्रवेश ले लिया। और कला संकाय में मुख्य रूप से देखा जाए तो इतिहास हो गया आपका, दर्शन शास्त्र हो गया, ठीक है, और अर्थशास्त्र भी हो सकता है, अर्थशास्त्र भी था, ठीक है। ऐसे विषय उन्होंने इसमें ले लिया मेरे दोस्तों, ठीक है। और इसी विश्वविद्यालय के अंदर उन्होंने क्या किया? हिगल का पाठ चला करता था वहां पर। हिगल ने द्वंद्ववाद का सिद्धांत दिया था, द्वंद्ववाद, ठीक है। तो हिगल के द्वंद्ववाद से कार्ल मार्क्स बहुत प्रभावित होता है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो इन सब्जेक्टों के अंदर, इस दर्शन शास्त्र में हिगल का द्वंद्ववाद एक पाठ चला करता था, वो बड़ा उससे बहुत प्रभावित होता है, हिगल से, ठीक है। तो और ध्यान दो, यही अब यहाँ पर वह हिगल के द्वंद्ववाद को बड़ी बारीकी से समझता है मेरे दोस्तों। और आगे वह हिगल के द्वंद्ववाद से बहुत प्रभावित होता है। तो उसके दिल दिमाग में किसकी फिलोसफी घुस जाती है? हिगल। वो सोच रहा था कि द्वंद्ववाद क्या है मेरे दोस्तों। तो काफ़ी वह हिगल के दर्शन शास्त्र से, हिगल की फिलोसफी से बहुत प्रभावित हुआ था और वह द्वंद्ववाद को समझने लगा था कि द्वंद्ववाद क्या है। तो कॉलेज की परीक्षाओं के समय, कॉलेज के एजुकेशन के समय उसने हिगल के द्वंद्ववाद से बहुत प्रभावित हो गया था मेरे दोस्तों। आगे बात करते हैं। तो इसके दिल दिमाग में, इसके फिलोसफी में सबसे पहले हिगल का द्वंद्ववाद घुस जाता है और 1841 में एक यूनिवर्सिटी में और वो प्रवेश करते हैं, डॉक्टर की उपाधि वहाँ मिलती है, पीएचडी करते हैं। तो पीएचडी करने के लिए 1841 के अंदर, ठीक है, 1841 के अंदर मेरे दोस्तों वे जाते हैं जेना विश्वविद्यालय, जो जर्मनी में था, जेना विश्वविद्यालय जाते हैं। वहाँ पर वो पीएचडी करते हैं और पीएचडी करते हैं तो उन्हें डॉक्टर की उपाधि दी जाती है, ठीक है मेरे दोस्तों, डॉक्टर की उपाधि दी जाती है। तो पीएचडी किया तो उनका विषय क्या था? पीएचडी का? तो दो व्यक्ति थे, दो व्यक्तियों के दर्शन शास्त्र के ऊपर उन्होंने पीएचडी की थी। वो व्यक्ति कौन से थे वो आपको याद रखना होगा मेरे दोस्तों। तो वो व्यक्ति था और उनके पीएचडी का विषय देख लो आप, उसके अंदर ही नाम आ जाएगा।
विषय क्या था उनके पीएचडी का? डेमोक्रेट्स व एपिक्यूरस डेमोक्रेट्स व एपिक्यूरस के प्राकृतिक दर्शन में भेद ये उनका पीएचडी करने का एक विषय था, एक निबंध मान लीजिए इसको, कि इसके ऊपर उनको पीएचडी करनी थी। तो इस निबंध पर उन्होंने अच्छा लिखा, अच्छी प्रकार से उन्होंने यहाँ पीएचडी की, पास की। तो वहाँ की यूनिवर्सिटी ने उनको पीएचडी में उन्हें डॉक्टर की उपाधि दे दी। तो वो यूनिवर्सिटी कौन सी थी? जैना विश्वविद्यालय। और उन्होंने किसका दर्शन की, कौन से दो विद्वानों के दर्शन पर उन्होंने पीएचडी की? तो डेमोक्रिटस व एपिक्यूरस, ठीक है। इनके दर्शन शास्त्र में क्या भिन्नता है वो पीएचडी उन्होंने की थी और उन्हें डॉक्टर की उपाधि मिलती है। तो जैसे उन्हें डॉक्टर की उपाधि मिलती है तो वे ये सोचते हैं कि मैं एक शिक्षक बनूंगा, एक लेक्चर बनूंगा कॉलेज के अंदर। लेकिन उनका सपना पूरा नहीं होता है शिक्षक का, क्योंकि उनके दोस्त जो थे, दो दोस्त थे, उन दोस्तों ने सरकार के खिलाफ, जर्मनी की सरकार के खिलाफ कुछ आवाज़ उठाई थी, सरकार की जो नीतियां थी उसके विरोध में, ठीक है। तो उनको घृणा हो गई, शिक्षक वो नहीं बन पाए थे। तो वो अपने दोस्तों के साथ हो गए। जो दो दोस्त थे मेरे दोस्तों, दो दोस्तों के नाम देख लीजिए आप। उनके बहुत ही शुभचिंतक थे, अच्छे दोस्त थे। फ्यूरबेक और एक दोस्त था बुर्नी ब्यूर। ये दो दोस्त थे, ये मार्क्स के करीबी दोस्त थे, बहुत शुभचिंतक थे। लेकिन इन्होंने क्या किया? सरकार का विरोध किया था कुछ कारणों की वजह से। धर्म से संबंधित कुछ कारण थे और उन कारणों की वजह से सरकार का विरोध किया था। तो उनका जो सपना था शिक्षक बनने का, वो सपना पूरा नहीं हुआ मेरे दोस्तों, ठीक है। तो फ्यूरबेक को और बुर्नीचर को वहां जर्मनी से क्या है, निष्कासित कर दिया था। और तो इस तरह से वो शिक्षक का सपना, शिक्षक नहीं बन पाते हैं। अब क्या करें? शिक्षक तो बने नहीं, टाइम गुजर गया, टाइम निकल गया, बेरोजगार हो जाते हैं कौन? कार्ल मार्क्स। फिर उन्होंने एक आजीविका चलाने के लिए, अपना घर चलाने के लिए पत्रकार का काम करने लग गए। पत्रकार का, ठीक है, जहां पर उन्होंने अखबार का संपादन किया। तो यहां से कई बार प्रश्न आते हैं कि निम्न में से किस विद्वान ने इस पत्र का संपादन किया मेरे दोस्तों? तो मैं आपको अंग्रेजी में लिख देता हूं, RHEINISH, जेतुंग, ZAITUNG, ठीक है मेरे दोस्तों। तो रहनिस जेतुंग, ठीक है मेरे दोस्तों। तो रहनिस जेतुंग पत्रिका का प्रकाशन वो करने लगे मेरे दोस्तों। 1842 की बात है, ये 1842 की बात है। 1842 में जब वो शिक्षक नहीं बन पाए अपने दोस्तों के कारण, तब उन्होंने एक अखबार चालू कर दिया अपनी आजीविका चलाने के लिए। तो ये एग्जामों में बहुत बार आता है मेरे दोस्तों कि रहनिस जेतुंग, दो पत्रिका नहीं है, एक ही अखबार है। रहनिस जेतुंग नामक अखबार निम्न में से किस विद्वान ने संपादन किया? तो कार्ल मार्क्स आपका आंसर आना चाहिए मेरे दोस्तों। अब क्या हुआ कि तो दोस्तों आगे क्या होता है कि रहनिस जेतुंग अखबार के संपादक बन जाते हैं, अखबार छापने लग जाते हैं। तो इस अखबार के अंदर भी उन्होंने
धर्म से संबंधित कुछ बात लिख दी थी, जिसको वहाँ की जर्मनी की सरकार ने क्या किया, इस व्यक्ति की आलोचना कर दी कि ये धर्म से संबंधित गलत बात मान रहा है, जबकि कार्ल मार्क्स को यहूदी धर्म अच्छा लगता ही नहीं था। वह हमेशा उसकी आलोचना करता था, कटी आलोचना करता था, और इसी के कारण वह धर्म को अफीम की संज्ञा देता है। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं इस रहनिस जैतून अखबार में धर्म की आलोचना कर दी थी, तो जनता विरोध में हो गई सरकार की, ये कैसा पत्रकार है। तो सरकार ने क्या किया, इस अखबार पर प्रतिबंध लगा दिया। जब प्रतिबंध लगा दिया तो कार्ल मार्क्स का धंधा क्या हो गया, खराब हो गया। फिर से एक बार बेरोजगार हो जाते हैं। अब बेरोजगारी हो गई तो वापस इधर उधर घूमने लगे, काम धंधा था नहीं। तो उस स्थिति में उन्होंने क्या किया कि इतिहास पढ़ना शुरू कर दिया। घर पर बैठकर इतिहास पढ़ते हैं। फ्रांस का पढ़ा, इंग्लैंड का पढ़ा, जर्मनी, अमेरिका का इतिहास पढ़ा मेरे दोस्तों। और मैकियावेली के विचार पढ़े, संत साइमन के विचार पढ़े, मोंटेस्क्यू के विचार पढ़े, और फोरियर के विचार पढ़ते हैं। और पढ़कर उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाला कि मैं भी कुछ विचार लिखूं, मैं भी कुछ करूं मेरे दोस्तों, लेकिन पैसा नहीं था। ठीक है मेरे दोस्तों, अभी बताऊंगा पैसा कहां से मिला उसको। आगे बात करते हैं विवाह के बारे में। विवाह किसके साथ हुआ उनका दोस्तों, 25 वर्ष की उम्र में उनका विवाह होता है 1843 के अंदर। जरा दिमाग लगाओ किसके साथ हो सकता है उनका विवाह, लगाओ दिमाग। अरे भाई, जो इनके प्रारंभिक जीवन में जो इनके गुरुजी थे, अभी मैंने आपको नाम बताया था, उनका नाम था, उनके शिक्षक थे वेस्टफेलन। शिक्षक कह दो चाहे गुरुजी कह दो, और वर्तमान में आजकल सर बोलते ही अपन लोग। तो जो शिक्षक थे उनकी, जो उनको जो प्रारंभिक शिक्षा दी थी कार्ल मार्क्स को, उनका नाम था वेस्टफेलन। तो वेस्टफेलन की पुत्री, बेटी, और बेटी का नाम क्या था मेरे दोस्तों, जेनी वेस्टफेलन। पिताजी के नाम जैसा ही बेटी का नाम है, जेनी लगा देना, ठीक है। तो जेनी वेस्टफेलन के साथ उनका विवाह हो जाता है 1843 के अंदर, और जेनी वेलन इनके साथ विवाह में बंध जाती है 1843 के अंदर। और फिर 1881 के अंदर कौन मर जाती है, जेनी वेस्टफेलन। तो इनका जीवन साथी 1843 से लेकर 1881 तक इनके साथ रहे थे मेरे दोस्तों। काफ़ी अच्छा इन लोगों के बीच में प्यार था। अपन कहते हैं कि पति पत्नी बोलते हैं ना आपस में कि यार मैं तो तेरे साथ जीवन निभाऊंगा, ठीक है। तो ये तो प्यार मोहब्बत की बात है, तो आराम से ये बड़ा अच्छे प्यार से रहा करते थे। और आगे बात करते हैं मेरे दोस्तों कि अब यहाँ पर शादी होने के बाद में वो कहाँ चले जाते हैं, पेरिस। कहाँ चले जाते हैं, पेरिस। और पेरिस कहाँ पे है, फ्रांस के अंदर। पेरिस कहाँ पर है, फ्रांस के अंदर है मेरे दोस्तों। तो फ्रांस में भी उन्होंने क्या किया, एक पत्र का प्रकाशन शुरू करने लग गए। और वो पत्रकार था वहाँ की जो फ्रांस की जो शब्दकोश था, अखबार जैसा ही था लेकिन एक शब्दकोश तरह का संपादन वो करने लग गए थे। तो शब्दकोश का नाम लिख रहा हूं मैं, फ्रेंको जर्मन शब्दकोश, ठीक है मेरे दोस्तों। तो फ्रांस चले जाते हैं, वहां पर फ्रेंको जर्मन शब्दकोश का प्रकाशन शुरू कर दिया। दोस्तों, जब फ्रांस चले जाते हैं, पेरिस चले जाते हैं, तो वहां पर उन्होंने फ्रेंको जर्मन शब्दकोश का प्रकाशन शुरू कर दिया। तो उनको तो आदत पड़ी हुई है कुछ आलोचना करने वाली, उन्होंने तो धर्म को अफीम कहा था। तो क्या यहाँ पर धर्म से संबंधित कुछ गलत हो रहा होगा तो ये आदमी इसमें छापेगा कि नहीं छापेगा, ये बताओ। छापेगा, वो तो क्योंकि धर्म को अफीम कह रहा है, वो तो गलत कह रहा है धर्म को।
तो वह धर्म से संबंधित कुछ छाप दिया था, यहाँ पर कुछ लिख दिया था। तो फ्रांस की सरकार ने क्या किया, इसको प्रतिबंध कर दिया और यहाँ से इसको निष्कासित कर दिया कि कौन आ गया यहाँ पर ऐसी आलोचना करने वाला। तो अब क्या करें, वापिस बेरोजगार हो गया मेरे दोस्तों। सपने पूरे नहीं हो रहे, बेरोजगारी के ऊपर बेरोजगारी होती जा रही है मेरे दोस्तों। आगे क्या होता है, फ्रांस से फिर वो आ जाता है इंग्लैंड के अंदर, लंदन में आ जाता है मेरे दोस्तों। कहाँ आ जाता है, लंदन। ठीक है मेरे दोस्तों, लंदन आता है और लंदन में उनका परिचय हुआ किससे, जो इनका घनिष्ठ मित्र बना बाद में, उनका नाम था मेरे दोस्तों, क्या नाम है, फ्रेडरिक एंगल्स, फ्रेडरिक एंजिल्स। ठीक है मेरे दोस्तों, फ्रेडरिक एंजिल्स से उनका परिचय होता है 1800 पेरिस से, फ्रांस से। वहाँ की सरकार ने उनको निष्कासित कर दिया, तो वो कहाँ जाते, लंदन में आ जाते हैं। लंदन में एक उद्योगपति थे, उद्योगपति जिनका नाम था फ्रेडरिक एंजिल्स। इनसे मुलाकात होती है 1845 के अंदर मेरे दोस्तों। ये बहुत बड़ा उद्योगपति थे फ्रेडरिक एंजिल्स, इनसे उनकी मित्रता हो जाती है। और इनके जो उद्योग थे वो कहाँ थे, इंग्लैंड के अंदर और जर्मनी के अंदर इनके उद्योग फैले हुए थे। ठीक है मेरे दोस्तों, तो अब ये घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं और अपने विचारों को दुनिया को बताने के लिए, अपनी फिलॉसफी को दुनिया को बताने के लिए मेरे दोस्तों उन्होंने सृजनात्मक कार्य शुरू कर दिया, किताबें लिखना शुरू कर दिया। अब किताबें लिखना शुरू कर दिया तो ये तो बेरोजगार था ना, कार्ल मार्क्स, तो उसके पास पैसा नहीं था। और ये उसका मित्र क्या था, उद्योगपति था। इसको कहा कि मैं कुछ किताबें लिखना चाहता हूँ, मैं मेरी फिलॉसफी को दुनिया को बताना चाहता हूँ। तो बोले कि कोई बात नहीं, मैं हूं ना दोस्त। बोल कितना पैसा चाहिए, तो कहते हैं कि फ्रेडरिक एंगल्स उसका दोस्त बन जाने के बाद में इसको पैसा दे दिया। इसका मतलब पैसा दिया तो ऋणी हो गया, मार्क्स इसका ऋणी हो गया। तो पैसा देने के बाद में उसने समझा कि ये समाजवाद है। क्या है, समाजवाद। तो उसने सबसे पहले ये कहा कि अब एक समाजवाद के बारे में वह सोचने लग जाता है यहाँ पर, और कहता है कि वह समाजवाद, अपने समाजवाद कि ये हमारा समाजवाद है, हमारा समाजवाद है। क्योंकि उसने पैसा लिया था सबसे पहले, तो उसने कहा कि ये हमारा समाजवाद है। तो दोस्तों जैसे ही फ्रेडरिक एंजिल्स ने मार्क्स को पैसा दिया किताबें लिखने के लिए, सृजनात्मक कार्य करने के लिए, तो उसने कहा, पैसा जैसा ही मिला तो उसे एक नया नारा सामने आया कि समाजवाद, कि लोग समाज में रहकर एक दूसरे की सहायता करते हैं। तो वो अपने समाजवादी विचारों को उस समय नाम क्या देता है, जब पैसा लेता है तो हमारा समाजवाद। अब वो यहाँ से समाजवाद की नींव खड़ी करता है दोस्तों। ठीक है, जब वो ऋण लिया एंजिल्स से, तब उसको पता लगा कि समाजवाद क्या है। तो अपने समाजवाद के विचारों को उस समय तो उसने क्या कहा था, हमारा समाजवाद कहा था मेरे दोस्तों। और ध्यान दो मेरे दोस्तों कि जब इंग्लैंड में उनका परिचय हुआ था फ्रेडरिक एंजिल्स से, तब उसने समाजवाद की नींव रखी और उस समय उस समाजवाद को हमारा समाजवाद कहा। और समाजवाद को विस्तृत रूप से फैलाने के लिए उन्होंने क्या किया कि 1848 के अंदर लंदन के अंदर साम्यवादी लीग की स्थापना करता है। साम्यवादी लीग की स्थापना कौन करता है, कार्ल मार्क्स करता है। किससे मिलकर, एंजिल्स से मिलकर। यानी कि एंजिल्स और मार्क्स दोनों ने किसकी स्थापना की, साम्यवादी लीग की स्थापना की, ताकि वह दुनिया को ये बता सके कि समाजवाद क्या हो सकता है,
समाजवाद के बिना जिंदगी अधूरी है, क्योंकि आपको पता है कि एंजिल्स ने उसको पैसा दिया तब उसने कुछ कार्य करना शुरू कर दिया था। और दोस्तों, फ्रेडरिक एंजिल्स और मार्क्स दोनों ने मिलकर एक 1864 के अंदर लंदन के अंदर, ये याद रखना, लंदन में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन बनाया मेरे दोस्तों। ठीक है, 1864 के अंदर मार्क्स व एंजिल्स ने दोनों ने लंदन में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन बनाया मेरे दोस्तों, ताकि वह मजदूरों के बारे में लोगों को बता सके कि मजदूर किस प्रकार से अपना काम करते हैं और पूंजीवादी लोग जो लोग हैं उनका फायदा कैसे उठा सकते हैं। और ध्यान दो, इससे पहले प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन से पहले उन्होंने दास कैपिटल पुस्तक लिखना शुरू कर दिया था। दास कैपिटल पुस्तक लिखना शुरू कर दिया था और दास कैपिटल में जो विचार लिखे, उन विचारों को लागू करने के लिए, दुनिया को बताने के लिए, जो दास कैपिटल में मजदूरों से संबंधित, पूंजीपतियों से संबंधित जो उन्होंने विचार दिए दास कैपिटल पुस्तक के अंदर, और उन विचारों को प्रैक्टिकल करने के लिए, दुनिया को बताने के लिए लंदन में उन्होंने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन का आयोजन किया मेरे दोस्तों। फर्स्ट ग्रेड एग्जाम राजस्थान के अंदर आरपीसी ने एक एग्जाम लिया था फर्स्ट ग्रेड के अंदर, वहां पर ये एग्जाम आया था, एग्जाम में आया था यहाँ से कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन का आयोजन किसने किया। पहला ऑप्शन में था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दूसरा ऑप्शन में था कार्ल मार्क्स। दोस्तों, वहां लोगों ने कार्ल मार्क्स ऑप्शन टिक न करके किसको किया, अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कर दिया, जबकि आंसर ये गलत है। इसका सही आंसर क्या आएगा, कार्ल मार्क्स आएगा। और ये कोई किसी प्रकार की तारीख नहीं दिखी, तारीख देने पर तो पता लग जाता कि 1864 में तो भीमराव अंबेडकर जी थे ही नहीं, तो कार्ल मार्क्स ही हो गया, वो तो सन से पता लग जाता है कि ठीक है। तो ये तो दिया ही नहीं, ये भी नहीं दिया। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन का आयोजन किसने किया, तो कार्ल मार्क्स ने किया 1864 के अंदर। आप ये याद रखेंगे मेरे दोस्तों, ठीक है। और लास्ट के अंदर बात करते हैं हम लोग कि इनकी मृत्यु लंदन में ही हो जाती है 14 मार्च 1883 के दिन लंदन में इनकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु का कारण क्या था मेरे दोस्तों, इनके कैंसर हो जाता है, जिसके कारण इनकी मृत्यु जल्दी हो जाती है। तो दोस्तों बात करते हैं कि इसमें क्वेश्चन कहाँ आ सकते हैं। एक तो आपको जन्म और मृत्यु की तारीख रखना, ठीक है, और माता पिता का नाम इतना कुछ खास नहीं है। जो खास है वह है दास कैपिटल। देखिए दास कैपिटल पुस्तक किसने लिखी, वो कार्ल मार्क्स ने। इस वीडियो के अंदर इतना आया है कि दास कैपिटल किसने लिखी, कार्ल मार्क्स ने लिखी। और प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन ये किसने बनाया, ये बहुत मुख्य क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। आज की वीडियो के अंदर यही सबसे मुख्य है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन का संपादन किसने किया या किसने बनाया। तो आपका आंसर होना चाहिए कार्ल मार्क्स ने। क्यों बनाया, क्योंकि वह अपने दास कैपिटल पुस्तक के अंदर मजदूरों से संबंधित और पूंजीपतियों से संबंधित कुछ विचार लिखे थे, और उन विचारों को वो दुनिया को बताना चाहता था कि किस प्रकार से मजदूरों के अतिरिक्त मूल्य से लोग पैसे वाले बन जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर
वह समाजवाद साम्यवाद की अवधारणा यहाँ से शुरू होती है। बाद में वो अगले मैं वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। ये केवल जीवन परिचय से संबंधित वीडियो था, जिसमें आप दास कैपिटल याद रखना, साम्यवादी लीग याद रखना और प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन याद रखना। ये 3-4 प्रश्न इस वीडियो के अंदर काम के हैं मेरे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। जहाँ रहो मस्त रहो और राजश्री एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब, ये तो यार अपने हाथ की बात है, अपने इतना ही कर सकते हैं, सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो सब्सक्राइब करना नहीं भूले मेरे दोस्तों। धन्यवाद।